जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मोइन असलम बात कर रहा हूँ, साइकोलॉजिस्ट और मोटिवेशनल स्पीकर। तो आज जो है हमारा प्रॉपर जो वेबिनार है वो मैडम जवेरिया देगी। तो मैडम जवेरिया, बस 1 मिनट रह गया, फिर 1 मिनट बाद आप अपना जो है पूरा वेबिनार स्टार्ट कर सकती हैं, समझा सकती हैं, एक्सप्लेन कर सकती हैं। जिसमें ये होगा, आप जो है तकरीबन 40 मिनट्स लेक्चर देंगी। 35 टू 40 मिनट्स लेक्चर देंगी। लेक्चर के दरमियान आप किसी का कोई क्वेश्चन नहीं लेंगे। आफ्टर लेक्चर जो है मतलब आप सबके क्वेश्चनिंग लेंगी, सबके क्वेश्चंस को क्लियर करेंगी। और एक बात और इसमें ये है कि आपको लेक्चर के दरमियान कोई भी कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन हो ना, तो आप मैसेज के अंदर जो है जाकर के ड्रॉप आउट कर सकते हैं अपना क्वेश्चन। तो मैडम जब भी फ्री होंगी मतलब के लेक्चर से, तो आपके सबके क्वेश्चन ले लेंगी। चलिए, टाइम स्टार्ट हो गया मैडम, शुरू करते हैं। चलें जी। चलिए। मेमोरी मेमोरी का मतलब तो सबको ही आता है, मुझे उसको डिटेल में प्रॉपर डेफिनेशन में जाने की तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन याददाश्त जो है ना, वो एक अजीब करिश्मा है जो स्पेशली इंसान के लिए क्रिएट किया गया है। जानवर है वो भूल जाता है, उसकी भी एक मेमोरी होती है लेकिन वो बोल नहीं सकता। लेकिन जो इंसान है ना, वो बहुत एक जैसे अशरफुल महलूकात है, तो उसको अल्लाह ताला ने याददाश्त जो है ना एक करिश्मा दिया। अब जैसे पाई है, पाई जो मैथमेटिकल साइन है, उसकी वैल्यू आपको किसी को आइडिया है कितनी वैल्यू है उसकी? 3.41147 ये तो है, लेकिन इसके आगे कितने ज्यादा डिजिट हैं? किसी को अंदाजा है इस बात का? अगर किसी को अंदाजा है तो अपने चैट बॉक्स में लिखें। नहीं? चलें, और किसी को कोई आइडिया? नो? चले मैं बताती हूँ। पाई का जो फ्रैक्शन है वो 68,000 वर्ड्स पर है, डिजिट्स पर है। 3.14726 so on, 68,000। कैन यू इमेजिन कि कोई इंसान इस चीज को याद कर सकता है? आप लोगों को लगता है कि आप लोग इस चीज को याद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ये 68 डिजिट्स को, 68,100,000 डिजिट्स को कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा हो चुका है दुनिया में। और उस इंसान ने 24 आवर्स में वो डिजिट जो कि 68,000 थे उनको कंप्लीट किया है। चलें, एक क्वेश्चन करते हैं, उसका सब मुझे रिप्लाई करेंगे कि आज तो बुध है, वेनसडे सबको पता है। अब कोई लास्ट वेनसडे दोपहर के टाइम किसने क्या खाया था, किसी को कुछ याद है? हैव एनीवन हैव आइडिया कि हाँ जी मैंने एक हफ्ता पहले बुध को दोपहर में ये खाया था? नो। माइक कोई ऑन नहीं करेगा, थैंक यू सो मच। सब चैट बॉक्स में बताएंगे। नहीं, लेकिन सबको ये जरूर याद होगा कि उन्हें लाइफ में पहला इनाम क्या मिला था। जब उन्होंने कुछ अचीव किया था, जब उनके मैट्रिक में अच्छे मार्क्स आए थे, तब उन्हें उनको क्या इनाम मिला था। जब उन स्कूल में बच्चे थे, बचपन की बात आपको याद रहेगी। बचपन में आपको क्या इनाम मिला था आपको वो याद रहेगा। आपको मैट्रिक जो इतने साल पहले हो चुका है उसका इनाम याद रहेगा, लेकिन पिछले हफ्ते का क्यों याद नहीं रहेगा? किसी को कोई आइडिया है? कोई आइडिया कि हमें ये सब कुछ क्यों याद रह गया, कि हमें पहला इनाम कौन सा मिला था? मैम आई थिंक इसमें ये इमोशन का किरदार माइक होता है नहीं ना ऑन कि होगा, माइक नहीं ऑन होगा, आप प्लीज टाइप कर दें। टाइप जस्ट टाइप जी सर मैं डिटेलर नो आई कैन टाइप इट सो मच चलें, आप ऐसे ही आइडिया दे दें, आपसे आइडिया ऐसे ही ले लेते हैं। यस, अभी जवाब आया है, क्योंकि हमारे लिए वो चीज़ इम्पोर्टेंट थी। इम्पोर्टेंट के साथ उसमें यूनिकनेस थी, और वो हमारे लिए नई थी। इम्पोर्टेंट तो होती है ना, लेकिन जो चीज़ हमारे लिए नई हो, हम उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से रिमेम्बर करते हैं। अब एक चीज जो है ना, एक जुमला अगर कोई नोट करे तो इस चीज को नोट कर लें और अपने जहन में अपना एक और बिलीफ बना लें कि देयर इज नो गुड मेमोरी एंड देयर इज नो बैड मेमोरी।
हम जो ये जो लोग कहते हैं ना कि यार मेरी याददाश्त बहुत कमज़ोर है, मैं भूल जाता हूँ चीज़ें, मुझे तो याद ही नहीं रहती, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर अल्लाह ताला ने आपको एक सेहतमंद ज़हन दिया है, अगर आप चीज़ें रिसीव कर पा रहे हो, अगर उन्हें सेंस कर पा रहे हो, तो इट डज़न्ट मीन कि आपको वो चीज़ें याद भी नहीं रहेंगी। इसमें आपकी अपनी गलती है कि आप उस चीज़ को कैसे मेमोराइज़ करते हैं। आज हम इंशाल्लाह वो भी करेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि देयर इज नो गुड मेमोरी, देयर इज नो बैड मेमोरी, देन व्हाट इज देयर? देयर इज द ट्रेन्ड और अनट्रेन्ड मेमोरी। या तो हम उस मेमोरी को ट्रेन कर देते हैं या फिर हम उस मेमोरी को अनट्रेन्ड रहने देते हैं। अच्छी बुरी याददाश्त कोई भी नहीं। ये जो जुमले बोले जाते हैं ना कि मुझे तो कुछ याद नहीं रहता, मैथ में अच्छा नहीं हूँ, इंग्लिश में अच्छा नहीं हूँ, ये जुमले गलत हैं। आपने उस चीज़ को ट्रेन नहीं किया, आपने उस चीज़ में प्रैक्टिस नहीं की, ये चीज़ आपकी अनट्रेन्ड मेमोरी में आएगी। अब सब लोग एक बात सोचें कि आपका रंग, नस्ल, कद, ये सब चीज़ें तो आपको मिल गई हैं, बाय बर्थ मिल गई हैं, ठीक है? लेकिन अब ऐसा कौन-सी चीज़ है जिसके ऊपर आपका कंट्रोल है, अल्लाह ताला ने आपको दी है, आपका कंट्रोल भी है, आपको पास भी है, और फिर भी आप उस चीज़ को ब्लेम करो कि नहीं हम तो कुछ अच्छा सोच ही नहीं सकते, हमें तो कुछ चीज़ें याद ही नहीं रहती, हम पेपर करने जाएँ तो भूल जाते हैं, हमारी तो याददाश्त ही नहीं ठीक। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि हम लोग डेवलप और ग्रो तो कर सकते हैं, लेकिन हम उस चीज़ में ट्रेनिंग नहीं करते। कभी-कभी ऐसा लगता है ना कि याददाश्त कमज़ोर हो गई है, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। जैसे एक ताजिर है, ताजिर आए वो बोले कि मुझे तो कुछ भी सारा दिन मैं बस कपड़े ही बेचता हूँ, मुझे तो वैसे भी कुछ याद नहीं रहता। तो हम उससे पूछेंगे कि भाई, तुम जब मैट्रिक में थे या अपनी इंटरमीडिएट में थे, तो तुमने तो जो अपने क्वेश्चंस थे, अपनी सॉरी, जो तुम्हारे क्वेश्चंस थे, जो भी तुम्हारी पढ़ाई का मामला था, वो तो तुम्हें याद था। वो कैसे याद था? तो वो आपको बताएगा कि यार हाँ, मुझे तो याद था, लेकिन पता नहीं अब चीज़ें क्यों नहीं याद रहती। किसी को कोई चैट बॉक्स में कोई मुझे बता सके, इस चीज़ का जवाब दे सके। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि हाँ यार, पहले तो मुझे चीज़ें याद रहती थी, अब मुझे कुछ भी याद नहीं रहता, मैं बहुत सारी चीज़ें भूल जाती हूँ। कोई बता सकता है? अटेंशन नहीं रहती, अटेंशन तो हमारी अभी भी होती है। ताजिर है, इसी एग्जाम्पल को लेके चलते हैं, ताजिर है, वो कपड़े में अटेंशन तो दे रहा है, वो चीज़ें खरीद भी रहा है और चीज़ें बेच भी रहा है, मैम लेकिन फिर भी उसको याद क्यों नहीं रहती? सर प्लीज़ माइक नहीं ऑन होगा, आप चैट बॉक्स में बता दें। क्वेश्चन का आंसर देना है आपने जो क्वेश्चन किया। मोहम्मद उमैर, आपका माइक ऑन है, प्लीज़ उसको ऑफ कर दें। ऐसा इसलिए कि हमने अपने दिमाग को रोक लिया है, एक जगह स्टक कर दिया है। उस ताजिर की एग्जांपल ली जाए तो उसने अपने दिमाग को एक ही जगह रोक दिया, जो कि रनिंग के लिए, जैसे चलता पानी है ना, और वो पानी चलता रहता है, तभी दरिया समुंदर क्रिएट हुआ है, तभी आपकी ऐसे सेम एज इट इज आपकी मेमोरी है। जहां पे आप रुक गए, जहां पे स्टक कर गए, वो चीज खत्म। ताजिर कहाँ पे स्टक किया है? वो सिर्फ कपड़ा ले रहा है, 200 का लिया, 300 का बेच दिया, बस यहाँ तक। उसकी लाइफ में कोई चेंज नहीं, कोई रेपिटेशन नहीं, कोई भी वो अपनी कुछ भी न्यू या यूनिक नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा कि आप लोगों को पहली मेमोरी इसलिए याद रहती है क्योंकि वो आपके लिए न्यू होती है और आपके लिए यूनिक होती है। अब यहाँ पे हम इस चीज का कंक्लूजन निकाल लेंगे कि जो चीज हमारे लिए यूनिक और न्यू आती है, हमें वो चीजें याद रहती हैं। अब यहाँ से हम पता चल सकता है कि हम मेमोरी को देन, अब हम टेक्निक्स पढ़ेंगे कि हम टेक्निक्स के मेमोरी को शार्प करने की क्या टेक्निक्स हैं। तो उसमें सबसे पहले आती है कि स्टॉप ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग एज अ साइकोलॉजिस्ट देखा जाए तो ओवर थिंकिंग सबसे ज्यादा जो है वो इफेक्ट करती है आपकी मेमोरी पे। जब तक आप एक एग्जांपल सोचें, एक कमरे में एक थोड़ी सी कैपेसिटी होती है, आप अगर उसमें 7 सीटर सोफास पड़ा है, आप 7 बंदे ही बिठा सकते हैं, आप 7 सोचें ही बिठा सकते हैं अपनी माइंड की रूम में। मेरी बात समझ आ रही है? ओके। हम उस 7 सीटर सोफास पे कोई
16-17 लोग तो नहीं बिठा सकते, जो आया हम उसको नहीं बिठा सकते, जितनी कैपेसिटी जितनी जगह है हम उतने ही लोग बिठाएंगे। लेकिन ओवर थिंकिंग में हम क्या करते हैं कि हम ये भी सोच लेते हैं, हम वो भी सोच लेते हैं, ये सोच आई इसको भी बिठा लो, दूसरी सोच आई उसको भी बिठा लो, तीसरी सोच आई उसको भी बिठा लो, तीसरी साथ आते आते चौथी को भी ले आई, हम उसको भी बिठा लें। माइंड तो ऐसे ही है। माइंड को एग्जाम्पल दी जाती है एक मंकी से, कि मंकी एक चीज सोचता है, एक शरारत करता है, तो वो बैठता नहीं है, उसको ये भी चाहिए वो भी चाहिए, वो हर जगह थोड़ी थोड़ी शरारतें करता रहेगा, हर जगह जो है ना वो पिंच करता रहेगा, छेड़ता रहेगा सबको। माइंड भी सेम ऐसे ही है। एक सोच आपने सोचनी है, आपने कभी आप लोगों ने गौर किया कि कुछ लोग होते हैं वो जैसे दोस्त मिले, वो बातें करते करते पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं। वो इसलिए होता है, ये सिर्फ एक एग्जांपल दी जा रही है कि ओवर थिंकिंग की वजह से। तो पहला पॉइंट ये है, पहली टेक्निक ये है कि आप अपनी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करें। अब ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने के लिए आप पिछला वेबिनार देख सकते हैं, साइट से रिकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब दूसरी इसमें टेक्निक आती है मेडिटेशन। मेडिटेशन का किसी को कोई अंदाजा कि हम किस चीज को मेडिटेशन कहेंगे? मेडिटेशन होता है कि आप सुकून वाली जगह पे बैठे हो और सिर्फ ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट कर रहे हो, डीप ब्रीथिंग कर रहे हो या स्टमक ब्रीथ कर रहे हो। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि एक तो आपका ऑक्सीजन लेवल जो है वो बहुत अच्छे से आपकी पूरी बॉडी में, आपके पूरे ब्लड में सर्कुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी हर सेल जो है वो अच्छा काम करता है। दूसरी हमारी इस, अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमें कहा जाता है नमाज। अब नमाज में आप लोगों ने अक्सर ये सुना होगा कि लोग कहते हैं कि आप लंबा सजदा करें। लंबा सजदा भी इसीलिए कहा जाता है कि वो एक तो मेडिटेशन होती है और दूसरा आपका जो ब्लड फ्लो है वो आपके दिमाग की तरफ ज्यादा जाता है, आपके ब्रेन पार्ट्स को पूरा ब्लड पूरी, लेकिन आपके माइंड को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है। दूसरी बात आती है, अब ये थोड़ी सी क्रिटिकल बात है, ऊपर मैंने आपसे कहा है कि ओवर थिंकिंग नहीं करनी, लेकिन यहाँ मैं आपको कहूंगी कि आपने उस चीज के बारे में, जिस चीज के बारे में आपने मेमोरी शार्प करनी है, उसके बारे में आपने अब क्रिटिकल थिंक जरूर करना है। अब किसी को कोई समझ आई कि भाई एक ही टॉपिक है, ओवर थिंक नहीं करना लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग जरूर करनी है? आई किसी को कुछ समझ? मुझे चैट बॉक्स में आंसर चाहिए। सुगरा को आ गई है, चलें जिनको नहीं आई उनको भी बता देते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग और ओवर थिंकिंग में डिफरेंस है। पहले मैं ये बता दूं कि क्रिटिकल थिंकिंग होती है कि आप पॉजिटिवली ओवर थिंक करते हो, एक चीज के फैक्ट और डिटेल्स और फिगर्स को ध्यान में रखते हुए सोचते हो। ओवर थिंकिंग इज बस कि बस आप वो जाते जा रहे हो और आपको मंजिल का नहीं पता। लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग में आपने एक गोल सेट किया होता है, एक चीज पकड़ी होती है, एक टॉपिक सेट किया होता है, उसके अकॉर्डिंग जो फैक्ट्स, जो फिगर, जो नॉलेज, जो इन्फॉर्मेशन है आपने वो गैदर करनी है, वो इकट्ठी करनी है। यहाँ पे एक पॉइंट ये भी आता है क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर ही कि लेट योर माइंड वंडर, कि अपने माइंड को वंडर करने दो, आवारा फिरने दो। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आप बुक्स पढ़ो। आपने जैसे, अगर मैंने एक मेमोरी के ऊपर अगर आप करना है तो मैं बुक भी पढ़ूंगी, मैं दूसरे वेबिनार्स भी लूंगी, मैं अपने टीचर से भी कंसल्ट करूंगी, मैं खुद भी जो मेरे पास जो पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से नॉलेज है मैं वो भी शेयर करूंगी। अपने माइंड को उस चीज के बारे में, उस टॉपिक के बारे में खोलें। एक तो आपका नॉलेज ज्यादा होगा और दूसरा आपको मेमोरी आपकी खुद ब खुद उस चीज में शार्प होती जाएगी। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है, सॉरी फोर्थ पॉइंट, चंकिंग। चंकिंग जैसे फोन नंबर्स याद, बेस्ट एग्जांपल इसके फोन नंबर है। फोन नंबर हम याद करते हैं उनको डिजिट्स में डिवाइड करके, उनको चंक्स में डिवाइड करके, तो हमें चीजें याद रहती हैं। ऐसे आपने कोई भी जैसे साइंटिफिक टर्म्स होती हैं उनको भी चंकिंग में ही याद करवाया जाता है। अक्सर टीचर्स चंकिंग में ही याद करवाते हैं। लेकिन अगर कोई साइंटिफिक टर्म नहीं है, जैसे अभी यहाँ पे बीएस इंग्लिश के भी स्टूडेंट्स हैं, तो वो कैसे चीज़ों को याद कर सकते हैं? तो वो उनके लिए ये टिप है कि आप लोग क्वेश्चंस बनाएं। आप अगर एक पैराग्राफ आपने याद करना है तो आप उस पैराग्राफ को चंक्स में करो। अब उस पैराग्राफ को चंक्स में कैसे डिवाइड करना है
आपने देखना है who, what, where, when, why, how. who, what, where, when, why, how. कोई साइंटिफिक पैराग्राफ है तो हम उसकी डेफिनेशन को एक साइड पे कर देंगे कि हाँ ये डेफिनेशन है, तो हमने इसको सिर्फ डेफिनेशन में लिख दिया, हेडिंग्स दे दी, हेडिंग्स बना देते हैं पेपर में, टाइप्स लिख दी, करेक्टरिस्टिक्स लिख दिया, उसको प्रॉपर एक जो जो भी पैराग्राफ ऐसे कुछ भी है उसको प्रॉपर एक पैटर्न में दे दिया। अब थोड़ा सा फिजिकल कनेक्शन भी है मेमोरी का। उसमें सबसे पहले बात आती है कि वॉकिंग 20 to 30 मिनट्स। जब तक आप 20 to 30 मिनट्स डेली मॉर्निंग वॉक करते हैं तो इसमें क्या होता है कि आपका ब्लड फ्लो बढ़ता है और आपका ब्रेन फंक्शन इनहेंस होता है, और पूरा दिन मॉर्निंग वॉक का एक फायदा ये भी होता है कि आपका पूरा दिन मूड बहुत अच्छा रहता है। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है डाइट। डाइट में आपके सबसे ज्यादा जो हदीस मुबारका भी है कि जो आपके मीठा होता है, मीठा खाने से और गर्दन के पीछे का गोश्त खाने से, पिछली गर्दन का गोश्त खाने से आपकी मेमोरी की याददाश्त बढ़ती है। इसके अलावा 4 चीजें हदीस में मुबारक में बताई गई हैं। एक तो मैंने आपको बता दी गर्दन का गोश्त खाने से, दूसरा मीठा खाने से, तीसरा कुरान पाक पढ़ने से, आयतल कुर्सी पढ़ने से, और पांचवा मसवाक करने से। और जो अगर हम साइंटिफिकली देखें तो ड्राई फ्रूट्स और ग्लूकोज। लेकिन इसमें बात ये भी है कि मीठा जो है वो एक हद तक खाना चाहिए। ज्यादा मीठा जो है वो भी आपके ब्रेन को डैमेज करता है, वो ज्यादा बेस्ट नहीं है, वो आपके न्यूरॉन्स को खत्म कर देता है। ड्राई फ्रूट जिसमें अखरोट, काजू, बादाम, पिस्ता सब चीजें हैं, वो खाने से आपकी मेमोरी हो शार्प होती है। देन यहाँ पे भी बात हुई थी कि स्लीप स्लीप अब अगर किसी इंसान की नींद कम है तो फिर क्या इफेक्ट है। अगर किसी इंसान की नींद कम है ना, वो कम सो रहा है, बहुत बिजी है, वो कुछ बहुत या डिप्रेस्ड है या एंजाइटी में उसको नींद नहीं आ रही, वो सो नहीं पा रहा, या बहुत ही लाइफ बिजी चल रही है कि भाई काम काम और बस काम है और मैंने नहीं सोना, तो फिर भी वो चीजें भूलता है। वो फिर क्या रीजन है कि उसकी रीजनिंग स्किल्स जो होती हैं वो खत्म होती जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता। वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के काबिल नहीं रहता जब तक आपकी नींद प्रॉपर पूरी नहीं होती। देन हमारे पास आती है और बहुत एक अच्छा पॉइंट जो मुझे बहुत मजे का लगता है, वो है स्टॉप मल्टीटास्किंग। कि मल्टीटास्किंग होना प्लीज छोड़ दें। जबकि हमारे यहाँ पे रिवाज चल पड़ा है कि आई एम मल्टीटास्किंग, एक फैशन चल पड़ा है। मल्टीटास्किंग इज नथिंग। अब वो कहते हैं ना, 2 कश्तियों का सवार कहीं का नहीं होता। तो एक ही कश्ती में रहो, फोकस ऑन वन थिंग। क्योंकि जब तक आप न्यू इंफॉर्मेशन, जब तक आप मल्टीटास्किंग करते हैं ना, न्यूरोलॉजिकली देखा जाए, न्यूरो साइंस के थ्रू देखा जाए, जब आप मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं तो आपके जो भी नर्व इम्पल्स जो न्यू इंफॉर्मेशन लेके ब्रेन में जा रही होती हैं, वो ब्रेन के रॉन्ग पार्ट में चली जाती है, ना कि हिप्पोकैम्पस में। हिप्पोकैम्पस बेसिकली मेमोरी के लिए ही है। ठीक है। एक तो आपने मल्टीटास्किंग नहीं करनी, नींद पूरी करनी है, डाइट पूरी करनी है, वॉक करनी है, चंकिंग्स में डिवाइड कर देना है, मेडिटेट करना है, क्रिटिकल थिंकिंग करनी है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी। उसके बाद हमारी एक ट्रिक ये भी आ सकता है कि आप दूसरों को टीच करें। जब तक आप दूसरों को पढ़ाते हैं ना, वो कुछ हमारे टीचर्स कहते हैं ना कि आप अपने खुद पढ़ने से इतना कुछ नहीं सीखते जितना आप पढ़ाने से सीख लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? सोचने वाली तो ये बात है ना। जबकि जो पढ़ा रहा होता है ऑब्वियसली वो अपनी उस चीज में मास्टर होता है, वो खुद इस काबिल बनता है तो वो पढ़ा पाता है, लेकिन फिर भी पढ़ाने के बाद ज्यादा क्यों सीखता है वो? कोई आइडिया? चैट बॉक्स खाली नजर आ रहा है। मैडम क्योंकि हमें बुक्स वो नॉलेज नहीं दे पा रही होती है जो हमें अपने लाइफ के प्रैक्टिकल से नॉलेज मिल जाता है, और जो लाइफ के प्रैक्टिकल से नॉलेज मिलता है ना वो हमें बुक से कभी भी नहीं मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये बात हो गई कि कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं हम लोग। जब हम किसी दूसरे को पढ़ाते हैं, दूसरे के क्वेश्चंस इस तरह से होते हैं कि हमारी मेमोरी जहाँ पे थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई होती है ना, हमारा जहाँ पे कंसेप्ट डिस्टर्ब हुआ होता है थोड़ा सा, वो अगले के क्वेश्चनिंग से हमें अपना एनालिसिस भी हो जाता है
और जब तक हम उस चीज को ज्यादा अच्छा मेमोराइज भी कर लेते हैं, और यहाँ पे एक छुपी हुई बात ये भी आती है कि हम अपनी ही मेमोरी को अगले के सामने रिट्राइव कर देते हैं। रिट्राइव मतलब रिपीट कर देते हैं। अब जब हम अपनी मेमोरी को अगले के सामने रिपीट कर रहे हैं, तो इट्स मीन कि हमारे पास जो है, हमें वो हम अगले को बता रहे हैं। वो कहते हैं ना, वो निचली तह से दिमाग की उपली तह तक आ गया है। और इसके साथ जब अगला हमसे क्वेश्चंस कर रहा है, तो हम सोच रहे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग भी कर रहे हैं। तो हम अपनी पास्ट एक्सपीरियंसेस, पास्ट जो मेमोरी हमारी पड़ी है, लॉन्ग टर्म मेमोरी, उसमें से वो कहते हैं ना, खंगाल के कुछ निकालेंगे उसका जवाब, कि हाँ भाई हम इसका जवाब दे सकें। तो हम उस चीज का भी जवाब देंगे जो कि हमारे लिए कहीं ना कहीं हमारे लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव और एक नई इंफॉर्मेशन होगी। दूसरी बात, देन इस पे एक पॉइंट आता है रेपिटिशन। रिपीट रिपीट रिपीट, रिहर्सल रिहर्सल रिहर्सल, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जैसे जब तक आप एक चीज को दोबारा रिवाइज करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, तो आपके लिए वो चीज बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। आप लोगों का नाम क्या है? सब लोग अपने आप से क्वेश्चन करें, आपको पता है आपका नाम क्या है? आप विद इन सेकेंड्स इसका जवाब देंगे। इलामा इकबाल कब उनकी वफात का ईयर कौन सा है? आप लोग इसका भी जवाब दे देंगे। पाकिस्तान कब आजाद हुआ है? इसका भी जवाब दे देंगे, क्योंकि ये चीजें आपको आपकी रेपिटेशन मेमोरी में पड़ी हुई हैं। अब यहाँ पे एक स्टूडेंट्स के लिए एक ट्रिक है कि जब आपको पता है कि अब पूरी बुक का टेस्ट है या पूरे चैप्टर का टेस्ट है, तो हम क्या करें, हमें पूरा चैप्टर कैसे याद हो, और हमें खुद के ऊपर वो याद करने के बाद ये कॉन्फिडेंस भी कैसे आए कि हाँ भाई हमें तो सारा आता है, हम कर सकते हैं। अब इसका मेथड ये होता है, और ये बहुत अच्छा साइकोलॉजिकल मेथड भी है, जो कि मुझे लगता है कि जरूर हर टीचर को कम से कम आना जरूर चाहिए। अगर हर टीचर को नहीं आता तो स्टूडेंट्स को जरूर आना चाहिए। अगर आपको अगर आज पता चल रहा है, तो आप भी अपने फ्रेंड्स और सर्कल में जरूर शेयर कीजिएगा। वो सबसे अच्छा ये मेथड होता है कि जब आपने चैप्टर पढ़ लिया, आपने बुक बंद की, सिर्फ हेडिंग्स देखी कि हेडिंग क्या है, और उस हेडिंग के अंदर आपने अपने माइंड में ही रिवाइज कर लिया कि हाँ इस हेडिंग के अंदर ये था, और दूसरी हेडिंग के अंदर ये था। अब हेडिंग के अगर बहुत लंबा पैराग्राफ जा रहा है, तो उसका भी मैंने आपको बता दिया कि आपने उस पैराग्राफ को चंक में डिवाइड कर देना। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या है? होम्योस्टेसिस क्या है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, कहाँ कहाँ होता है, और कैसे नहीं होता, ये चीजें जब आप रिवाइज कर लेंगे, बुक बंद की, होम्योस्टेसिस का सिर्फ ये पढ़ा, और अपने दिमाग में वो चंक्स डिवाइड कर लिए, वो क्वेश्चंस डिवाइड कर लिए, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, आपको ऐसे भी याद रहेगा, आपको पैराग्राफ बड़ा से बड़ा भी याद रहेगा। कंसेप्ट क्लियर हो तो चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रहेंगी। बेसिक बात, आपके कंसेप्ट क्लियर होना भी है यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात थी कि आप दूसरों को पढ़ाएं, लेकिन यहाँ पे ये बात भी है कि आप उस इंसान से भी पढ़ें, उस इंसान से मशवरा भी लें कि जो खुद उस चीज में एक्सपर्ट है, मास्टर है, उसका उस चीज में स्किल जो है वो उसकी मास्टर है। क्यों? क्योंकि एक तो वो आपको नई चीजें सिखाएगा, और आप शॉर्ट टाइम में बहुत सारी नई चीजें सीख जाएंगे। डिस्कशन, यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए एक और पॉइंट भी आता है कि आप जब ग्रुप डिस्कशन करते हो, ग्रुप स्टडी करते हो, तो फिर भी आप क्रिटिकल थिंकिंग करते हो। जैसे मैंने पहले कहा कि कोई क्वेश्चन करेगा, आप पढ़ भी रहे हो, आप पढ़ा भी रहे हो, क्रिटिकल थिंकिंग भी हो रही है, चंक्स में डिवाइड, कोई आइडिया दे देगा कि हाँ इसमें हम ये भी कर सकते हैं, आपको न्यू इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है, और आप मल्टीटास्किंग भी नहीं हो रहे। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्रोनिम्स। एक्रोनिम्स क्या है? किसी को कोई अंदाजा है? किसी को कोई आइडिया है तो चैट बॉक्स में जरूर लिखें। आई एम वेटिंग। मैं देखना चाह रही हूँ सब लोग इंटरेस्टेड हैं या नहीं। Brain memory cannot be fulfilled. Initials. इनिशियल्स बिल्कुल ठीक उन्होंने कहा है कि जैसे पिन कोड, हम बोलते हैं कि पिन कोड दे दो, कि पिन कोड क्या है? पिन का क्या मतलब है? पिन जो है वो एक्रोनिम्स है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। एड्स का कहा जाता है। एड्स क्या है?
एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज, ठीक है। ऐसे जब मैंने ईसीजी पढ़ी तो मुझे वो पढ़ाने वाले डॉक्टर ने वो ईसीजी बिल्कुल प्रॉपर नहीं पढ़ाई। उन्होंने मुझे कहा कि बस तुम ये याद कर लो, राह भी याद कर लो। मैंने कहा ये राह भी क्या है? उन्होंने कहा कि एक्रोनिम्स है। वो चीज मुझे आज भी याद है कि ईसीजी अगर मैंने किसी की देखनी है तो मुझे पता चल जाता है कि मैं उस राह भी को, जो रेट रिदम फर्दर उसकी ईसीजी के पार्ट्स थे, वो उन्होंने मुझे एक्रोनिम्स करके याद करवा दिया। अब मैं किसी की भी ईसीजी देखती हूँ तो मैं उन पार्ट्स को रिवाइज कर लेती हूँ। वो जो चंक्स बना के, वो जो एक्रोनिम्स बना के उन्होंने मुझे दिए थे, मैं उसको रिवाइज कर लेती हूँ कि हाँ मुझे ये आता है। देन हमारी बात आती है कि सबसे ज्यादा आपकी जो नोट्स राइट करें। जब आपने लिख लिया, जब आपने पढ़ लिया, आपने बुक बंद करके रिवाइज कर लिया, तो कम से कम ये जरूर करें कि आप अपनी हेडिंग्स को, हेडिंग्स के अंदर क्या क्या आ रहा है वो पेंसिल पकड़ के, ना सारा पैराग्राफ लिखें, ना सारा ऐसे लिखें, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया जरूर लें, लिख दें। हाथ से गुजरी हुई चीज, एक चीज अब देखें, अगर आप अपने शॉर्ट नोट्स बना रही हैं, अपने नोट्स बना रही हैं, तो यहाँ पे क्या आपकी कितनी ज्यादा मेमोरी यूज हो रही है? सबसे पहले आपकी मेमोरी, सेंसरी मेमोरी यूज होती है। अब यहाँ पे सेंसरी मेमोरी आपकी कितनी यूज हो रही है? जब आप अपने नोट्स लिख रहे हो, आपकी 2 सेंसरी मेमोरीज यूज हो रही हैं। अगर तो आप हाथ से लिख रहे हो, एक तो आपकी टच मेमोरी यूज हो रही है, ठीक है, दूसरी आपकी विजुअल मेमोरी यूज हो रही है। और विजुअल मेमोरी सबसे ज्यादा शार्प होती है। नजर से गुजरी हुई चीज, हाथ से गुजरे या कान से गुजरे, सबसे ज्यादा इफेक्ट और सबसे ज्यादा याद जो है वो आपकी विजुअल मेमोरी रहती है। इवन के जो साइकोलॉजी के पेशेंट्स होते हैं, उन लोगों को ट्रॉमा, अगर तो वो कोई ट्रॉमा का पेशेंट है तो हम लोग उससे पूछें तो वो हमारे लिए पूरी डिटेल में इसलिए बता सकता है। अब उसको कैसे याद है? ये उसकी तो मेमोरी, ट्रॉमा वाले बंदे की कैसे इतनी शार्प हो सकती है? किसी को कोई आइडिया? क्योंकि उसने वो वाकया अपनी आंखों से देखा है, उसने कहीं पे लिखा नहीं है, उसने कहीं पे उसको चंक्स में डिवाइड नहीं किया, उसने उस वाक्य को रिवाइज नहीं किया, जा जाके लोगों को बताया नहीं, लेकिन फिर भी उस बंदे को ए टू जी सब कुछ कैसे याद है? क्योंकि ये उसकी विजुअल मेमोरी का कमाल है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने नोट्स लिख लिए, ब्रेक ले ली। यहाँ पे एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये भी कहा जाता है कि जो इंसान 40 मिनट से ज्यादा, आपका माइंड बहुत जल्दी 40 मिनट से ज्यादा पिक नहीं करता। 45 मिनट्स या 40 मिनट्स मैक्सिमम, अरफा 40 और 45 ही कहा जाता है, लेकिन मैं एहतियातन यहाँ 40 ही यूज कर रही हूँ। तो 40 या 45 मिनट्स टेंशन डाइवर्ट हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है, लेकिन एक जो मैक्सिमम आपका है ना, वो आप सिर्फ 40 या 45 मिनट्स के बाद आप सेम टॉपिक के ऊपर इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ये एक नेचुरल प्रोसेस है और ये सबके साथ ही होता है, इसलिए कहते हैं कि उसकी ब्रेक ले लेनी चाहिए। इसीलिए तो अक्सर लेक्चर्स में 40 या 45 मिनट से ज्यादा लेक्चर ही नहीं होता। किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल में 40 या 45 मिनट से ज्यादा लेक्चर होता ही नहीं है। ऑलराइट, देन हमारे पास आती है कि जब हमने लिख लिया नोट्स, हमने अपनी विजुअल मेमोरी यूज कर ली, हमने अपनी सेंसरी मेमोरी यूज कर ली, हमने अपनी टच मेमोरी यूज कर ली, देन इसके बाद हम क्या करेंगे? हम उस चीज को एक बार पढ़ लें। जब हम उस चीज को एक बार लाउडली पढ़ेंगे ना, यहाँ पे आपने ये पॉइंट जरूर याद रखना है कि आप उस चीज को लाउडली पढ़ लो। जब आप लाउडली पढ़ लोगे ना, आपको पता भी नहीं चला और आपकी वो चीज रिपीट भी हो गई है, और आपकी एक और मेमोरी, एक और सेंसरी मेमोरी यूज हो गया, और वो क्या है? स्पीकिंग। अब जब आपकी स्पीकिंग भी यूज हो गया, इट्स मीन कि आपके ब्रेन के दूसरे पार्ट भी एक्टिव हो गए हैं, और हर चीज का फोकस ऑटोमेटिकली आपकी उस एक चीज पे जा रहा है। आपने लिखा, आपने रिपीट किया, आपने पढ़ा, और आपने पढ़ाया, और क्रिटिकल थिंक भी किया, और आपका पूरा माइंड खुद ब खुद, अगर तो ये ट्रिप टेक्निक्स अगर आप लोग यूज करते हैं ना, आपका माइंड खुद ब खुद उस चीज के ऊपर फोकस कर लेता है। देन एक बात आती है कि माइंड मैप। माइंड मैप हम किसी चीज के बारे में कैसे बनाएं? वही क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर जो मैंने आपको एग्जांपल दी है, कि आप उस चीज को व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु में डिवाइड करें। आप उस चीज को माइंड मैप में पहला पॉइंट ये आता है, दूसरा पॉइंट ये आता है कि उस चीज को इमेजिन करें। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, खाना तो सब खाते हैं,
लेकिन अगर किसी को ये फर्स्ट टाइम याद करना पड़े कि मैं ये डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे याद करूं, मुझे तो याद नहीं होता, तो हमें तो प्रोसेस हम देखेंगे कि अच्छा हम खाना खाते हैं, वो हमारे गले से होकर हमारे स्टमक तक जाता है और फिर इंटेस्टाइन तक जाता है। ये माइंड मैपिंग है, हम एक प्रॉपर इमेजिनेट करके, हम वीडियोस देख के, हम एनिमेशन देख के, हम पिक्चर देख के, जैसे मैंने कहा कि विजुअल मेमोरी को भी यूज करके, सेंसरी मेमोरी को यूज करके हम करेंगे। अब यहाँ पे टेक्निक्स तो हो गई। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो मैं बार बार एक वर्ड सेंसरी मेमोरी यूज कर रही हूँ, ये क्यों यूज कर रही हूँ? क्योंकि मेमोरी की बेसिक 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले आपकी सेंसरी मेमोरी आती है, देन आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी आती है, एंड देन लॉन्ग टर्म मेमोरी आती है। अब सेंसरी मेमोरी क्या है? सेंसरी मेमोरी वर्ड से ही पता चलेगा कि आपके सेंसेस के थ्रू जो आप देख रहे हो, जो आप सुन रहे हो, जो आप बोल रहे हो, जिस चीज को आप हाथ लगा रहे हो, जिस चीज को आप टेस्ट कर रहे हो, वो आपकी सेंसरी मेमोरी है, जो चीज आपकी सेंसेस के थ्रू आपके अंदर जा रही है। स्किन इज अ सेंसरी मेमोरी, यस और नो? क्या लगता है कि स्किन से हमारी सेंसरी मेमोरी बन सकती है या नहीं बन सकती? जबकि ये तो सेंसेस में नहीं आता ना, 5 सेंसेस में स्किन नहीं आता। कोई आइडिया? बन जी सकती है, यस, बिल्कुल बन क्योंकि ये सकती है, टच में आ क्योंकि सकती ये है। टच में आ जाती है ना। जी बिल्कुल बन सकती है, ये टच में आ जाती है। जब कोई हमें टच कर रहा है तो इट्स मीन ये मेमोरी तो उसकी, सेंसरी मेमोरी तो उसकी है, लेकिन हमारी भी सेंसरी मेमोरी वहां पे एक्टिवेट हो चुकी है। सेंसरी मेमोरी विद इन 2 to 3 सेकेंड्स रहती है, उसके बाद वो आपकी ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और फर्दर उसका प्रोसेस एक बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें मोटर नर्व्स आ जाती हैं, इंटरन्यूरॉन्स नर्व्स आ जाती हैं, वो एक अलग टॉपिक है। दूसरी बात, हमारी सेंसरी मेमोरी के बाद हमने कही थी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी। अब यहाँ पे मेमोरी सेंसरी मेमोरी से होके जब वो न्यूरॉन्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड से होकर ब्रेन में जाते हैं, ब्रेन से हमारे जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मेमोरी है हिप्पोकैम्पस, वहां पे जाते हैं। अब वहां पे वो चीज आपके 5 to 6 और मैक्सिमम 10 सेकेंड्स भी कहा जाता है, 20 to 30 भी कहा जाता है, लेकिन आजकल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है शॉर्ट टर्म मेमोरी का, इसलिए मैं 10-15 ही कहूंगी। जो रिसर्च के अकॉर्डिंग एक नॉर्मल जो पर्टिकुलर पहले की रिसर्च के अकॉर्डिंग कहा जाता है वो 20 to 30 सेकेंड्स कहा जाता है, लेकिन अभी मैं इसको 10 to 15 ही कहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि आजकल हर बंदे को जिसको पकड़ लो उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस जरूर है। अब सेंसरी मेमोरी के बाद हाँ, आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस में गई। शॉर्ट टर्म मेमोरी में अब यहाँ पे एक और रिसर्च मैं आपको जरूर बताऊंगी, उस रिसर्च के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि जब तक आप 1 मिनट के अंदर जैसे चंक्स बनाए हैं, अगर तो आपने किसी चीज का चंक्स बनाया उसको 7 दफा रिपीट कर लो, वो चीज आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। कैसे? 1 मिनट के अंदर 7 टाइम रिपीटेशन की वजह से आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाती है। अब जब वो चीज आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपने रिपीट कर लिया, आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी के बाद आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली गई, अब इन दोनों के दरमियान एक और भी चीज बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है स्टूडेंट लाइफ में स्पेशली, कि आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब जब वो चीज आपकी कंसेप्चुअल भी, आपका कंसेप्ट भी क्लियर है, आपकी सेंसरी मेमोरी से भी हुआ है, शॉर्ट टर्म मेमोरी से भी हुआ है, आपने रिपीट भी कर लिया, उसको रिहर्सल भी कर लिया, रिट्राइवल भी कर लिया, देन उसके बाद आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा रही है। अब जब जो चीज आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली गई है तो वो आपकी ताहयात आपकी मेमोरी में ही रहेगी। अब आपके सामने कोई कुछ करेगा, वो उस टाइम पे आपको सडन तो याद नहीं आएगा, लेकिन आपको याद आएगा कि हाँ मैं भी बचपन में ऐसा करता था। जबकि बच्चों की तो मेमोरी बहुत शार्प होती है, लेकिन वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी बचपन से बन रही होती है, थ्रू आउट लाइफ बनती ही रहती है। अब हम यहाँ पे हमारा हो गया वेबिनार कंप्लीट। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो जरूर करें। साथ ही आपका हाथ तब से ही खड़ा है। किसी का कोई क्वेश्चन? अब माइक अनम्यूट करके एक एक इंसान पूछ सकता है जिस चीज का जो जो क्वेश्चन है, यहाँ पे जो जो कंफ्यूजन आई है। मैम जी जी
पहले जो जी कोई बोलें। पहले किसी बंदे की मेमोरी बहुत फास्ट थी, जो पढ़ाई में भी होशियार था, जो चीज़ पढ़ता फौरन याद हो जाती है, जो याद करना चाहता फौरन याद हो जाती। लेकिन वो डिप्रेशन या शिजोफ्रेनिया वगैरह का पेशेंट हो गया, उसकी मेमोरी कम हो गई, तो वो अपने हाफिजे को कैसे बेहतर करे। सबसे सब पहले पुरानी तो बातें, देखिए, आपने खुद ही ऐसे कॉज बरसों की बता बातें दिया तो कि याद रीजन होती खुद ही, हैं। जी जी आपने रीजन खुद ही बता दिया ना कि डिप्रेशन एंजाइटी है। सबसे पहले तो हमें उसकी डिप्रेशन और एंजाइटी पे काम करना पड़ेगा, उसको मेंटली रिलैक्स करना पड़ेगा, उसको जी जी अपने आप में स्टेबल करना पड़ेगा, उसको इमोशनली, उसको मेंटली स्टेबल करना पड़ेगा। फिर उसकी मेमोरी दोबारा, बाय नेचर अगर फास्ट है तो वो तो फास्ट है, वो तो नहीं बदल सकती जिसका ना। इलाज चल रहा हो मैम, जिसका इलाज चल रहा हो, जैसे डॉक्टर्स कहें कि अब ये ठीक हो गया है। हम्म। तो फिर हम उसको रेपिटेशन कराएंगे, चंक्स में कराएंगे, उसकी थोड़ी बहुत हेल्प करेंगे। अब जो इंसान, पता है, जब एंजाइटी या डिप्रेशन में चला जाता है वो अपनी बॉर्डर लाइन से हट जाता है, या तो वो बहुत एक्सट्रीम चला जाता है या बिहेवियर में, या जी बहुत जी ही लो चला जाता है बिहेवियर में। यहाँ थॉट्स की बात करी कि आपने डिप्रेशन में थॉट्स में, या तो बहुत ज्यादा चला जाएगा या बहुत कम चला जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगी, मेरा जी पहला जी पॉइंट यहाँ पे आता फिक्स होता है आपके क्वेश्चन पे, कि ओवर थिंकिंग उसकी आती ही आती है। हम उस चीज की ओवर जी थिंकिंग जी को खत्म करेंगे, हम उसका हाथ पकड़ के उसको थोड़ी थोड़ी पता है, सिर्फ थेरेपिस्ट की काउंसलिंग बेसिक काम नहीं होता। आपके जो फैमिली मेंबर्स और आपके फ्रेंड्स, उनकी काउंसलिंग भी आपको बहुत हेल्प आउट करती है। अगर तो आपके फैमिली या यस ऑफ फ्रेंड में कोर्स। है तो आप बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है, यहाँ आप उनकी भी हेल्प करें, उनको भी आहिस्ता आहिस्ता खुद भी काउंसलिंग उनकी करते रहें। जी जी, उनको शुक्रिया चीजें रिपीट जज़ाकल्लाह। करें, अगर वो रिपीट नहीं करता तो आप चलते फिरते आप पूछ लें, रिपीट करती रहें। ऐसे एक तो यहाँ पे उनकी एक्सेप्टेंस भी आएगी, और जब इंसान पूछ देखता है कि भाई मुझे इसने इतनी दफा पूछ लिया और मुझे याद नहीं रहता है, तो वो एक्सेप्टेंस खुद में भी आएगी। जब एक इंसान में खुद इंसाइट डेवलप हो जाएगी, साइकोलॉजिकली एक्सेप्ट वो करना लग जाएगा चीजों को कि हाँ मैं भूलता हूँ, तो वो खुद भी थोड़ा डिप्रेशन या एंजाइटी से जरूर निकलना चाहेगा। अच्छा, मैम एक दूसरा सवाल। इसके लिए एक बात मैं आप लोगों को और बताता चलूँ, जिसको मतलब कि लगता है ना कि मुझे शॉर्ट टर्म मेमोरी या मतलब कि मेरा दिमाग तेज़ नहीं है, जहन तेज़ नहीं है, उसके लिए बेसिक पता है क्या करना होता है। जो भी काम कर रहे हो ना, अपनी पांचों सेंसेस यूज़ करके वो काम करो। जो भी काम कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, ठीक है। जब आप ये इस तरह से करते हो तो आपका ऑटोमेटिकली, आपको लगता है ना कि आप किसी भी चीज़ के बारे में भूल रहे हो, पांचों सेंसेस को एक्टिवेट करके वो काम करो तो आपको वो काम कभी भी नहीं भूलता है। ये सिर्फ जो कहते हैं ना कि आपकी याददाश्त कमज़ोर हो गई या मेरी याददाश्त कमज़ोर हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता, ये हमने खुद लेबल दिया हुआ है कि याददाश्त कमज़ोर हो गई है, ये हो गया। ऐसा होता नहीं है। ऐसा इस वजह से हमें फील हो रहा होता है कि हमारा कॉन्सेंट्रेट नहीं रहता। जो काम हम कर रहे होते हैं ना, काम तो हम कर रहे होते हैं, हमें पता है वो हमारा रूटीन का काम है, हमारा रूटीन का काम है, हम हर काम कर रहे होते हैं, बट एक्चुअल में हमारा फोकस नहीं होता उस काम के ऊपर। अब जैसे मैडम ने अभी एक शॉपकीपर की एग्जांपल दी कि लाइक बंदा है, वो कपड़े कपड़े का या बिजनेसमैन है, जो भी करता है whatever। तो ये होता है ना कि लाइक उसे पता है ये काम नॉर्मल है, करना ही करना है, उसने वो करना ही करना है, बट वो उसके अंदर पांचों सेंसेस, ये होता है कि उसका माइंड कहीं और होता है, बैठा हुआ दुकान के ऊपर होता है। ये चीज होती है ना कि लाइक वो फोकस नहीं मतलब होता किसी का भी ना। जब फोकस कहीं से भी इधर उधर हुआ, ऑटोमेटिकली आपके जो है, आप आपको ऐसा लगेगा कि शायद आप मतलब याददाश्त कमजोर हो रही है, आप पागल हो रहे हैं, इस तरह का आपको फील होगा। और बाकी मैडम जवेरिया, सॉरी अगर आपको लगा मुझे था थोड़ा सा ये ऐड करना चाह रहा था मैं, इस वजह से मैंने ऐड किया। बाकी सॉरी अगर आपको जी बुरा सर, लगा। बिल्कुल, मैंने तो ये रिपीट किया था कि आप सब विजुअल मेमोरी भी ऐड कर लेते हो, अपनी सेंसरी मेमोरीज भी ऐड कर लेते हो, अपनी टच मेमोरी भी ऐड कर लेते हो, आपके ब्रेन के सारे पार्ट्स एक्टिव होके जब एक ही चीज पर फोकस करते हैं तो आपकी मेमोरी शार्प होती है, आपकी फोकस इंक्रीज होता है, आपका अटेंशन स्पैन, आपकी अटेंशन दोनों इंक्रीज होता है। मैम आपकी और सर मोइन असलम साहब की बात ठीक है फोकस करने से, लेकिन मुझे आप अभी आपसे दो क्वेश्चन और करने हैं और एक बात भी जी शेयर करनी है। मैंने एक जी जी। मर्तबा अपने कजन के घर गई थी, तो कजन के बेटे को मैंने देखा कर का माशाल्लाह बड़ा हो गया है। और जब मैंने एज और तालीम का पूछा, तो 16 साल की उम्र में फर्स्ट ईयर में, मैंने भाभी से कहा कि फर्स्ट ईयर में, तो भाभी ने कहा नहीं नाइन्थ में, अभी इसका इसका जहन कम है, इस वजह से ये नाइन्थ में, इतना होशियार नहीं है।
तो ये कुदरती भी तो होता है ना, किसी का ज़हन कम होना। जी बिल्कुल, ये तो देखें साइकोलॉजिकली भी होता है। आप कोई मेंटली रिटार्डेड बच्चे भी तो होते हैं ना, हो सकता है। जी जी। आई डोंट थिंक सो, ये तो एक कह वो सकते हैं वो कि वैसे वो नॉर्मल है, इसमें माशाल्लाह माशाल्लाह, वैसे वो नॉर्मल है, लेकिन पढ़ाई में थोड़ा कमजोर है बचपन से ही, जब से उसे स्कूल दाखिल करवाया गया है या कायदा वगैरह पढ़ता था तो भाभी को परेशानी होती थी कि ये ठीक तरह से पढ़ नहीं पाता। और दूसरी बात यहाँ यह कि पे जो फिर चीजों ऐसे केसेस में फरा हम फिर सीटी स्कैन्स वगैरह भी किया जाता है, एमआरआई भी किया जाता है कि प्रॉपर उसका ब्रेन स्ट्रक्चर और उसका ब्रेन जो है वो प्रॉपर फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा। अच्छा आपको नहीं जवेरिया। पता हिप्पोकैम्पस आपके ब्रेन के अंदर प्रॉपर कर पा रहा है वर्क नहीं। जी सर। जी जी मैम। और एक पेशेंट को मैं जानती हूँ, वो साइकोसिस की पेशेंट थी, वो फौत हो गई है। तो उसको बरसों की बातें तो याद होती थी, वो अपने रिश्तेदार वगैरह को पहचानती थी, जो सालों बाद भी आता था मिलने के, ये तो फूला है। लेकिन वो फिर उसकी हालत ऐसी हो गई कि फिर वो किसी को नहीं पहचानती थी, और मतलब कि जिस वो दौर में थी तो फिर उसे बातें नहीं याद होती थी। वो तो अपने मुंह से बातें करती थी, लेकिन अपनी बेटियों से बात भी नहीं करती थी। देखिए यहाँ पे उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी तो काम कर रही है। मैंने वही मैं जुमला रिपीट करूंगी, मैंने वही कहा था कि बचपन से आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी तो बन रही है। अब उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी तो काम कर रही है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि वो, जैसे आपने कहा कि वो साइकोसिस है, तो साइकोटिक पेशेंट का कोई भी ब्रेन नॉर्मल काम नहीं करता, उसका कोई भी फंक्शन नॉर्मल नहीं होता। साइकोटिक तो बहुत स्वेर माने जाते हैं ना, जैसे जी शिज़ोफ्रेनिया, उनकी तो स्पीच भी कुछ भी उनका नॉर्मल नहीं है। तो जब एक इंसान का कुछ भी नॉर्मल नहीं है तो उसकी मेमोरी भी कैसे नॉर्मल रह सकती है? उसका ब्रेन का कोई पार्ट नॉर्मल काम कर ही नहीं रहा, कोई उसका फंक्शन नॉर्मल रहा ही नहीं। मैम, क्या शिजोफ्रेनिया और साइकोसिस के पेशेंट सारी उम्र ठीक नहीं होते, इलाज से भी ठीक नहीं हो ये सकते? उनकी उनकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, मेडिसिन पे डिपेंड करता है, और उनको इलेक्ट्रिक शॉक्स भी दिए जाते हैं, उन पे भी डिपेंड करता है। कुछ लोग ठीक हो सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते। वैसे ज्यादातर अब ये डिपेंड ही करता है कि उनकी कंडीशन क्या है, उनके सिम्टम्स कौन कौन से हैं, क्योंकि शिज़ोफ्रेनिया के भी आगे से फर्दर टाइप्स हैं। और मेरा शुक्रिया एक्सपीरियंस मैम। है कि शिज़ोफ्रेनिया वाले पेशेंट ठीक हो जाते हैं। बट आपको अपने काम पे इतनी महारत हासिल होनी चाहिए, आपको किसी के दिमाग के ऊपर इतनी महारत यस सर। हासिल होनी चाहिए, आप कर यस सकते सर, बेशक ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसमें अल्लाह पाक ने शिफा ना रखी हो। हो। और दूसरी चीज, आपका पेशेंट ठीक होना चाहता हो, वो अपने मुंह से ये बात का इकरार करे कि मैं ठीक होना चाहता बिल्कुल हूँ। सर, अगर ये तो आपका पेशेंट साइकोटिक की बात कर रहे हैं। न्यूरोटिक में भी इवन अगर किसी को एंजाइटी डिप्रेशन है, आपको सबसे पहले उसके ऊपर उसको एक्सेप्ट करवाना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पे इनकी एग्जांपल में भी कहा कि सबसे पहले उसको एक्सेप्ट करवाए, उसके अंदर इंसाइट डेवलप करो कि वो खुद ठीक होना चाहे, वो खुद भी चाहे कि मैं ठीक हो जाऊं। कल हमारी DSM-5 की क्लास थी, तो उसमें भी शिजोफ्रेनिया का टॉपिक था, तो मैंने ये शेयर किए कुछ पेशेंट्स के केस। एक आंटी मुझसे अपनी बेटी का शेयर करती थी, तो यही फरहान, कहना था कि शिजो हमारी जो जो मैम है लेक्चरर, वो भी कह रही थी कि शिजोफ्रेनिया ठीक नहीं होता, और जो स्टूडेंट्स है वो भी कह रहे थे कि शिजोफ्रेनिया मैनेजेबल नहीं है, क्योरेबल है, शिजोफ्रेनिया ठीक नहीं होता, वो भी यही कह रहे। अच्छा पर ये इस पे इंटेंसिटी डिपेंड करती है। कहीं सुनी बातों पे यकीन ना करें, ठीक हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। बाकी फरहाना आपके बाकी क्वेश्चंस आगे लेते हैं। अच्छा जवेरिया मैडम, बाकी लोगों के भी क्वेश्चन है, मुस्कान का क्वेश्चन है, अहमद का क्वेश्चन है, इनके भी जरा क्वेश्चन ले लें थोड़ा सा। जी सर। मैम, एग्जीक्यूटिव फंक्शन का हमारी मेमोरी में क्या रोल होता है? मेमोरी में एग्जीक्यूटिव फंक्शन का ये रोल होता है कि आप जैसे जैसे चीजों को रिपीट करते हो, आप ज्यादा मेमोरी आपकी अच्छी शार्प होती रहती है, लेकिन आपको कुछ चीजें निकालनी भी पड़ती हैं और कुछ चीजें डालनी भी पड़ती हैं। ओके मैम। और मैम, ये हमने फर्दर आगे टाइप्स पढ़ी थी, जैसे सिमेंटिक, एपिसोडिक, वर्किंग मेमोरी। मैम, ये फिर आगे इनकी सब टाइप्स हैं? हाँ, बेसिक टाइप्स तो आपकी सेंसरी मेमोरी और आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, यही है। ये लॉन्ग टर्म मेमोरी जो आप बात कर रही है ना, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में आती है कि आप लॉन्ग टर्म मेमोरी एपिसोडिक, या उसको कॉन्शियसली कर रहे हो, आप अटेंशन दे रहे हो, या आप उसको अटेंशन नहीं दे रहे। और इसमें आपका बिहेवियर भी आ जाता है ना, जो चीज़ आपने बचपन से सीखी है, उसको वो चीज़ आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में बैठी हुई है, वो आप अनकॉन्शियसली करते हो। लेकिन जो चीज़, जैसे मैंने कहा कि आप अपनी मेमोरी को नई मेमोरी सीख रहे हो, आप उसको रिपीट भी कर रहे हो, आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में तो जा रही है, लेकिन वो आपके बचपन से आपके अंदर नहीं है। शुरू में आप उसको कॉन्शियसली करोगे। ये आगे से डेक्लेरेटिव और नॉन डेक्लेरेटिव मेमोरी की बात कर रही हैं आप, ये आगे से उनकी सब टाइप्स हैं।
जी अहमद भाई, आपका क्या क्वेश्चन था? जी अहमद भाई, क्या क्वेश्चन था यार? किस जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि क्रिटिकल थिंकिंग को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दे। वैसे एज सच क्वेश्चन नहीं है मेरा, मैं सिर्फ उसको वो मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स को मैम ने कहा था कि वहां तक उन तक पहुंचना है, तो कहीं ना कहीं उसमें एक मल्टीटास्किंग का टच भी आ सकता है कि हम डिफरेंट चीजों में पढ़ेंगे तो जाहिर है हमारे जहन में क्वेश्चंस उठेंगे और हम उनको एक्सप्लोर करेंगे, उनके आंसर ढूंढेंगे, तो हम डिफरेंट फील्ड्स में हमें जाना पड़ेगा। मतलब क्रिटिकल ये थिंकिंग को इस थोड़ा सा। चीज को जब हम डिफरेंट चीज में जाएंगे, आप बिल्कुल ठीक समझें, क्रिटिकल थिंकिंग को बिल्कुल ठीक समझें कि अब उसको डिफरेंट चीजों से पढ़ेंगे, डिफरेंट सोर्सेज यूज करें। जैसे मैंने अभी आपको मेमोरी में रिसर्च का भी बता दिया कि मैंने रिसर्च में ये पढ़ा, बुक में ये पढ़ा, टीचर से ये कंसल्ट किया, सब कुछ। लेकिन टॉपिक एक ही था। आप फर्दर क्रिटिकल थिंकिंग में आप सिर्फ क्रिटिकल थिंकिंग जो टॉपिक है उस टॉपिक पे ही रहते हो, टॉपिक से हटते नहीं हो। मल्टीटास्किंग का मतलब ये है कि आप खाना खाते हो साथ में पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो 2 मिनट बाद मोबाइल पकड़ लिया, बात करने लग गए हो। आपकी अटेंशन नहीं, आप पूरी अपनी अटेंशन नहीं दे रहे, आप पूरा अपना फोकस नहीं दे रहे। मल्टीटास्किंग नहीं है कि आप अच्छा जी आप मैं सुन भी रही हूँ और साथ साथ कोई काम भी कर रही हूँ, तो ये तो आपकी मल्टीटास्किंग। आपका पूरा फोकस, आपका पूरा ब्रेन का फंक्शन, आपके पूरे ब्रेन का स्ट्रक्चर जो हमें एमआरआई या सिटी स्कैन्स में पता चलता है, वो आपकी प्रॉपर काम नहीं कर रहा। अहमद, आपकी कंफ्यूजन क्लियर हुई है? यस मैम, पॉइंट मिल गया मुझे। थैंक यू। और जी किसी का कोई क्वेश्चन? मेरे ख्याल से बाकी क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। आगे भी मजीद जो है अब किसी का क्वेश्चन नहीं है। बाकी जिनका ये लेक्चर आधा हुआ है या मिस हो गया है, नेट की वजह से इशू हो रहा है, तो वो यूट्यूब के ऊपर सुन सकते हैं, उन्हें यूट्यूब के ऊपर ये वीडियो मिल जाएगी। और बाकी जी मिसेस अदील, क्या कहना चाहती हैं आप? सर मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। मैम मुझे आपसे ये पूछना था, काइंडली ये बता दें कि हमने ये सुना है कि मीठा नहीं खाना चाहिए, स्पेशली चीनी। चीनी से जो हमारे न्यूरॉन्स हैं वो सही काम नहीं करते, मैंने ऐसा सुना है। लेकिन अभी आपने लेक्चर में कहा कि हम मीठा खाएं, तो काइंडली ये ज़रा बता दें। मीठा मीठा खाएं, लेकिन मीठे को आप कैसे कह सकते हैं? साइंटिफिक टर्म में आप क्या कहते हैं मीठे को? ग्लूकोज। नहीं मैं चीनी मैं ग्लूकोज किस चीज में? ओके आपने स्पेसिफिक चीनी की बात की, मैंने इस पॉइंट को क्लियर किया था कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज वर्स्ट। आपने बिल्कुल ठीक ओके क्वेश्चन किया कि मीठा खाना चाहिए, लेकिन एक लिमिट तक। ये नहीं कि आपको मीठा अच्छा लग रहा है तो आप खाते जाओ, और वो बिल्कुल आप ये भी ठीक कह रहे हैं कि वो आपके न्यूरॉन्स को डैमेज करता है। मैंने भी यही पॉइंट रखा था कि आपके न्यूरॉन्स को डैमेज करता है। आपको अपना ग्लूकोज लेवल मेंटेन रखना है। जब तक आपका ग्लूकोज लेवल मेंटेन नहीं रहता ना, आपका ब्रेन फंक्शन क्या, आपकी एनर्जी क्या, आपकी बॉडी क्या, कोई भी चीज, बेसिक काम जो है ना, वो ग्लूकोज का ही होता है। क्योंकि ओके एनर्जी ओके चाहिए ना आपकी बॉडी को कुछ भी काम करने के लिए, आपके ब्रेन को साइकिल्स चलाने के लिए, आपके ब्रेन को हार्मोन रिलीज करने के लिए, आपके ब्रेन को प्रोटीन रिलीज करने के लिए, उसका कुछ भी काम करने के लिए उसको तो ग्लूकोज चाहिए, प्रोटीन चाहिए। अंडरस्टूड ग्लूकोज अंडरस्टूड। और मैम काइंडली ये बता दें कि पिछली गर्दन का गोश्त क्या होता है? पिछली गर्दन का गोश्त बेसिकली यहाँ पे कहा जाता है कि जो मटन होता है ना, जो बकरा दुम्बा वगैरह होता है, उसकी गर्दन ओके का गोश्त ओके ओके खाना थैंक चाहिए। यू और थैंक ये यू हदीसा मुबारक में। शुक्रिया। वेलकम। मैम एक और क्वेश्चन ये है कि मेमोरी का एजिंग से ताल्लुक होता है? सॉरी, हेयरिंग से, सुनने से? एजिंग से, एजिंग। एजिंग से बिल्कुल होता है। लेकिन यहाँ पे दूसरे फैक्टर्स भी आ जाते हैं। यहाँ पे मेमोरी बेसिक आपकी नर्व इम्पल्स है ना, हर चीज आपकी नर्व इम्पल्स से चल रही है। जैसे यहाँ पे मैंने पूरा प्रोसेस भी बताया था कि आपकी सेंसेस के थ्रू, आपकी नर्व इम्पल्स के थ्रू पहले स्पाइनल कॉर्ड, फिर ब्रेन में जाती है। अब जब वो ब्रेन में जा रही है, एजिंग में क्या होता है कि जैसे जैसे इंसान की 40+ एज होती जाती है ना, आपके न्यूरॉन्स डैमेज होते जाते हैं।
जब वो डैमेज होते जाते हैं तो आपकी ब्रेन फंक्शन कम कर देता है, आपकी मेमोरी भी कम हो जाती है, आपकी दूसरे स्ट्रक्चर्स, आपकी हार्मोन्स रिलीज, सिक्रीशन, सब कुछ कम होता जाता है। तो मेमोरी बिल्कुल इफेक्ट करती है एजिंग की वजह से। और मैम हम ये कैसे हम लोगों को इस का कैसे प्रोसेस का पता चलेगा कि ये जो ये वाला ये है, ये मतलब हमारी माइंड में जैसे कुछ वाक्य होते हैं बैठ जाते हैं, लेकिन वो मेमोरी हमारी बनती किस तरीके से है? कोई फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं कि हमारी ये वाली मेमोरी हमारी फॉर्म कैसे होती है? मैंने वही आपको पूरा पाथवे उसी से समझाया कि बेसिक सेंसरी मेमोरी हमारी 5 सेंसेस को यूज करके हमारी मेमोरी बनती है, हमारे ब्रेन में बैठती है वो चीज। और सबसे ज्यादा इसमें जो इफेक्टिव होती है ना, वो आपकी विजुअल मेमोरी होती है। और अगर आपने इसको मजीद इफेक्टिव करना है तो आप अपनी सारी मेमोरीज को यूज, अपनी सारी सेंसेस को यूज करें, लिखें भी, पढ़ें भी, बोलें भी ऊंचा, रिपीट भी ठीक करें। है, ठीक ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच। मैम अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं? सर फरा, आप मुझे व्हाट्सएप नंबर सर से ले के बात कर सकती हैं, अभी कॉल का बिल्कुल टाइम एंड हो रहा है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, आपने बहुत अच्छा इंफॉर्मेटिव सेशन किया।